तो नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चन है रिलेटेड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश चंद और आप देख रहे हैं बेसिक नर्सिंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे आज का सेशन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है? सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कोल्ड एज। स्किन की सबसे बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, एडिपोस और सबक्यूटेनियस। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके अपन यही समझें कि स्किन की लेयर कौन कौन सी है। तो स्किन की लेयर मेनली 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस। सबसे फर्स्ट लेयर कौन सा? एपिडर्मिस। सेकंड लेयर को क्या बोला गया है? डर्मिस। और थर्ड लेयर को क्या बोला गया? हाइपोडर्मिस। ये डर्मिस के नीचे है। थर्ड लेयर को क्या बोल दिया गया? हाइपोडर्मिस। और हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम क्या है? सबक्यूटेनियस लेयर। हाइपोडर्मिस का दूसरा नाम क्या है? सबक्यूटेनियस लेयर। तो ये तो हो गई आउटर मोस्ट लेयर, ये हो गई आपकी मिडिल लेयर, और ये हो गया आपका इनर लेयर। ये हो गया इनर लेयर। तो एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस, ये 3 लेयर है। तो यहाँ पर पूछा सुपरफिशियल लेयर, तो आउटर मोस्ट को क्या बोला गया? सुपरफिशियल लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस। दूसरा क्वेश्चन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। यहाँ पर किसकी लेयर पूछा गया? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस। स्किन की लेयर एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस हो गया। अगर बात करते हैं एपिडर्मिस की, तो पहले तो इसके लिए लाइन क्या हो गया? दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। ये स्किन की कौन सी लेयर है? आउटर लेयर। या इसके लिए दूसरा वर्ड काम में ले सकते हैं, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। कौन सी लेयर है? सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन। अगर इसकी लेयर की बात करते हैं तो टोटल कितनी लेयर बनी होती है? 5 लेयर बनी होती है। एक वर्ड है जो लेयर्स के लिए काम में ले जा रहा है, एनाटॉमिकल टर्म, स्ट्रेटम। ये हर लेयर के पीछे स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेजल लेयर, और स्ट्रेटम बेजल लेयर, स्ट्रेटम बेजल लेयर। तो एपिडर्मिस से वो 5 लेयर का बना था, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेजल लेयर। स्ट्रेटम बेजल लेयर का दूसरा नाम क्या हुआ गया? जर्मिनेटिव लेयर। ये कौन सी लेयर है? जर्मिनेटिव, जो इसके ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जर्म सेल है, बेसिक लेयर है, इसे बेसल लेयर भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर पूछा इनर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रेटम बेजल या फिर जर्मिनेटिव लेयर। तो आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज। अभी अपने डिस्कस किया स्ट्रेटम, स्ट्रेटम कोर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेजल लेयर या फिर जर्मिनेटिव लेयर। इसको क्या बोल दिया? जर्मिनेटिव लेयर। ये स्किन की लेयर है, कॉर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम और जर्मिनेटिव लेयर। तो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस पूछा है, तो ये कौन सी होगी? आउटर लेयर हो गई। तो कौन सा हो गया आंसर? कॉर्नियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेटम कॉर्नियम। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लड वेसल्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस, डर्मिस, बोथ, नाइदर इन एपिडर्मिस और नो। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर वर्ड आ रहा है ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स, ये वर्ड जहाँ पर भी आ रहा है, ये सारी की सारी डर्मिस में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? डर्मिस में प्रेजेंट होती है। फंक्शन ऑफ स्किन इंक्लूड, स्किन क्या काम करती है? सबको पता है, स्किन पूरी बॉडी का क्या है? आउटर लेयर बना हुआ है। हेयर और नेल के बाद में ये प्रोटेक्शन का काम करती है। बॉडी टेम्परेचर और इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में बैलेंस भी बनाती है। अगर विटामिन डी अगर सनलाइट स्किन को मिल रहा है तो किसका सिंथेसिस करती है? विटामिन डी का सिंथेसिस करती है। तो यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन किसके हो जाएंगे? स्किन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। बहुत सिंपल है, बहुत बार एग्जाम में दिया है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आता भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मेडुला ओब्लांगेटा कौन सी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कार्डियक, रेस्पिरेशन और रिफ्लेक्सेस। कार्डियक, रेस्पिरेशन और रिफ्लेक्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडुला ओब्लांगेटा, कार्डियक, रेस्पिरेशन और रिफ्लेक्स। जैसे वोमिट हो गया, स्नीज हो गया, ये सारे के सारे वोमिटिंग के लिए, स्नीजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेडुला ओब्लांगेटा। पोन्स है, वो भी किसको कंट्रोल करता है? रेस्पिरेशन को। थैलेमस किसकी तरह काम करता है? थैलेमस इम्पल्स को रिले स्टेशन की तरह काम करता है।
रिले स्टेशन कहाँ पर सेंड करता है? सेरिबेलम को। कहाँ सेंड करेगा इम्पल्स को? बॉडी से रिसीव करता है इम्पल्स को वो सेरिबेलम को, और सेरिबेलम से जो रिसीव करता है वो कहाँ भेजता है? नीचे लोअर पार्ट ब्रेन की ओर भेजता है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लिया बॉडी का तो आंसर क्या हो जाएगा? स्किन। अगर बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर। अगर बॉडी की लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ ली, एंडोक्राइन ग्लैंड, तो यहाँ पर आंसर क्या देना है आपको? थायराइड। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड। तो लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन, लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड। अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन, द कलर ऑफ स्किन इज अफेक्टेड बाय, स्किन के कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्किन के कलर के लिए हालांकि वैसे मिलेनिन यस स्किन के कलर को चेंज करता है, लेवल ऑफ एचबी स्किन के कलर को चेंज करता है, बाइल पिगमेंट, लेकिन ये सारे के सारे कौन सी कंडीशन में होते हैं? ये डिजीज कंडीशन में चेंज करते हैं। एचबी है, बाइल पिगमेंट है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ वो आंसर नहीं हो सकता। एक स्किन में सेल्स होती हैं बॉडी की जिनको बोला गया है मिलेनोसाइट सेल्स। वो कौन सी सेल्स हैं? मिलेनोसाइट। वो एक पिगमेंट का सिक्रीशन करती हैं और उस पिगमेंट का नाम क्या है? मिलेनिन। उस पिगमेंट का नाम क्या है? मिलेनिन। और वो क्या कोज करता है? स्किन का कलर। किसको डिसाइड करता है? स्किन के कलर को। जैसे अगर ज़्यादा सनलाइट में है कोई पेशेंट तो वो स्किन का कलर कैसा कर देगा? डार्क कर देगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिलेनिन। मिलेनिन किससे सिक्रीट होता है? मिलेनोसाइट से। ये एक प्रकार का पिगमेंट है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट। द पिगमेंट मिलेनिन इज सिक्रेटेड बाई, ये अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको। द सेल्स विच सिक्रीट मिलेनिन इज कॉल्ड मिलेनोसाइट। इनको क्या बोला गया? मिलेनोसाइट। इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम किसका है? आरबीसी का। ये क्या करते हैं? O2 ट्रांसफर करते हैं। ल्यूकोसाइट किसका टाइप है? WBC का टाइप है। ये किस में काम करते हैं? इन्फेक्शन को रोकने के लिए। लिम्फोसाइट ये भी एक प्रकार के क्या है? WBC। ये भी किसको कंट्रोल करती हैं? इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो पिगमेंट मिलेनिन कौन सिक्रेट करता है? मिलेनोसाइट सेल्स। एपिडर्मिस इज थिकेस्ट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि सबसे ज़्यादा मोटाई थिक जो है वो एपिडर्मिस कहाँ पर होती है? तो यहाँ पर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सोल, सोल किसका? फुट का। और पाल्म, तो हथेली और तलवों पे एपिडर्मिस क्या होता है? सबसे ज़्यादा मोटा होता है। अब अगर क्वेश्चन इसका अपोजिट पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा थिन एपिडर्मिस कहाँ पर होती है? थिन एपिडर्मिस कहाँ होती है? तो पहला आंसर याद रखना, आईलिड्स। सबसे थिन कहाँ होती है? आईलिड्स। और दूसरा कहाँ होती है? जेनाइटलिया। जेनाइटल ऑर्गन है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? थिन होती है। तो पाल्म ऑफ हैंड और सोल ऑफ द फुट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोटी होती है। और बात करते हैं आईलिड्स और जेनाइटलिया की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? पतली होती है एपिडर्मिस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई इन स्किन रिलेटेड टू वार्मिंग मैकेनिज्म, कूलिंग मैकेनिज्म, ओपनिंग ऑफ स्फिंक्टर, क्लोजिंग ऑफ स्फिंक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको समझा रहा हूँ आपको कि अगर इरेक्टर पिलाई मसल्स की बात करते हैं, अगर एक हेयर फॉलिकल्स है, इसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होती है? मसल प्रेजेंट होती है। मसल प्रेजेंट होती है और उन मसल्स को क्या बोला गया? इरेक्टर पिलाई मसल्स। उन मसल्स को क्या बोला गया? इरेक्टर पिलाई मसल। ये किससे सेंसिटिव है? कोल्ड से सेंसिटिव है। जैसे ही कोल्ड आएगा तो इनमें क्या प्रेजेंट होगा? कॉन्ट्रैक्शन। कोल्ड की वजह से इनमें क्या प्रेजेंट होगा? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन जैसे हो जाएगा तो ये कैसी हो जाएंगी? इरेक्ट हो जाएंगी, स्ट्रेंड हो जाएंगी। और अगर ये इरेक्ट होती है, स्ट्रेंड होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं घूस बम्प। क्या बोलते हैं? घूस बम्प बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं चिल बम्प। चिल बम्प इसको बोलते हैं, चिल बम्प बोलते हैं या घूस बम्प बोलते हैं। अब ये इरेक्ट हो रहा है कोल्ड की वजह से, और फिर बॉडी में क्या प्रोडक्शन कर रहा है? बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है वार्म। बॉडी में किसका प्रोडक्शन कर रहा है? वार्म का। तो ध्यान रखना, जो इरेक्टर पिलाई मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन है वो सेंसिटिव है या स्टिमुलेट कौन करता है? कोल्ड। लेकिन बॉडी में क्या प्रोडक्शन करते हैं? वार्म। तो ये मैकेनिज्म कैसा हो गया? दिस इज द वार्मिंग मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म कैसा हो गया? दिस इज वार्मिंग मैकेनिज्म। द सब्सटेंसेस दैट कीप्स द हेयर सॉफ्ट एंड प्लायबल एंड गिव शाइनी अपीयरेंस। तो हेयर को सॉफ्ट, लसीला और शाइनी अपीयरेंस कौन प्रोवाइड करता है? देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले सीरुमिन की बात करता हूँ। सीरुमिन किसका नाम है? ईयर वैक्स। ये तो कान का कचरा है, तो इनका हेयर से कोई रिलेशन नहीं है। स्वेट जो है वो कौन सिक्रीट करता है? स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करती है। कौन सिक्रीट करता है? स्वेट ग्लैंड। और इनका भी हेयर के सॉफ्टनेस से कोई रोल नहीं। सीबम जो है वो कौन सिक्रीट करता है?
सीबेसियस ग्लैंड। कौन सिक्रेट करता है? सीबेसियस ग्लैंड। और सीबेसियस ग्लैंड नियर बाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हेयर फॉलिकल। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हेयर फॉलिकल्स में। और ये क्या काम करते, किसका सिक्रेशन करती हैं? ये सिक्रेट करती हैं सीबम का सिक्रेशन करती हैं। और सीबम का सिक्रेशन करने के बाद में इस सीबम का फंक्शन क्या है? ये रखता है हेयर को सॉफ्ट। हेयर को कैसा रखता है? सॉफ्ट है, प्लाएबल है, और साथ में क्या अपीयरेंस देता है? शाइनी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सीबम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। बॉडी की स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ध्यान रखना एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या? स्ट्रक्चर प्लस रिलेशनशिप, स्ट्रक्चर और रिलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स किस में देखेंगे अपन? एनाटॉमी में। फिजियोलॉजी में क्या देखते हैं? फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। माइक्रोबायोलॉजी में क्या देखते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी। और पैथोलॉजी किससे रिलेटेड है? डिजीज से रिलेटेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन ए। वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट फॉर्म्ड बाय बॉडी वाटर। बॉडी के अंदर एक एडल्ट का अगर बॉडी की बात करते हैं अपन, ये एडल्ट बॉडी है, एडल्ट बॉडी। तो एडल्ट बॉडी के अंदर ओवरऑल जो वेट माना गया, एक आइडियल वेट, एडल्ट बॉडी का आइडियल वेट माना गया है 70 kg। इस 70 kg की बात करते हैं तो इसके अंदर 40% होता है सॉलिड। 40% क्या होता है? सॉलिड। और 60% क्या होता है? लिक्विड। 40% क्या होता है? सॉलिड। और 60% क्या होता है? लिक्विड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60%। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60%। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इन टोटल बॉडी फ्लूइड। अगर बात करता हूँ मैं बॉडी फ्लूइड्स की, तो बॉडी फ्लूइड की दो क्लास बनाई गई है, एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और दूसरा कौन सा है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर इंट्रा सेलुलर की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली कितना बना रहा है? 70%। और एक्स्ट्रा सेलुलर कितना बना रहा है? 30%। तो यहाँ पर यही पूछा है कि टोटल बॉडी फ्लूइड्स का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है? तो 30 to 35% ये करेक्ट आंसर होगा। इन फॉलोइंग विच इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अगर बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड है, CSF है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है और ऑल। फ्लूइड की दो क्लास बनाई गई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर कितना बना? सेल के बीच में होता है 70%, और एक्स्ट्रा सेलुलर बना रहा है 30%। इस 30% की तीन क्लास बनाई गई। एक तो है 22% जिसको क्या बोला गया? इंटरस्टिशियल बोलते हैं, जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। दूसरा 7% है, ये क्या होता है? प्लाज्मा। और तीसरा 1% है जिसको बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। इसको क्या बोल रहा है? ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। जैसे हो गया साइनोवियल जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर होता है? साइनोवियल जॉइंट में। पेरिकार्डियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, CSF, ये बॉडी कैविटीज में जो प्रेजेंट उसको बोलते हैं ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। ये अप्रोक्सीमेटली 1 to 2% होता है। तो यहाँ पर ब्लड, ये प्लाज्मा आ गया, एक्स्ट्रा सेलुलर का टाइप है CSF, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड है, प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज, ये तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एटम, मॉलिक्यूल, सेल। अगर अकेली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे छोटा यूनिट क्या है? एटम है। लेकिन यहाँ पर स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट पूछा गया तो वो क्या रहेगी? सेल रहेगी। क्यों बोला गया? क्योंकि सेल अकेली क्या कर सकती है? रेस्पिरेशन कर सकती है, मेटाबॉलिज्म कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, रिप्रोडक्शन कर सकती है। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक लिविंग बीइंग में होते हैं वो सब कौन परफॉर्म कर सकती है? सेल परफॉर्म कर सकती है। इसलिए इसको क्या बोला गया है? फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। द सेल फ्रॉम विच ह्यूमन बॉडी डेवलप इज नोन एज ओवम, स्पर्म, जाइगोट और ओवेरी। ओवम कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? फीमेल से सिक्रेट हो रहा है। ओवम कौन सिक्रेट करता है? फीमेल की ओवेरी से सिक्रेट हो रहा है। स्पर्म कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? मेल से। और जाइगोट क्या है? जब स्पर्म और ओवम दोनों मिलते हैं और एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, उस सेल को क्या बोला गया? जाइगोट बोला गया। और इसी जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होता है? बॉडी का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनिल ऑफ सेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल की बात करते हैं तो सबसे सेंटर में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन प्रेजेंट होता है और उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस। अगर लार्जेस्ट ऑर्गेनिल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस। अगर बॉडी के लार्जेस्ट ऑर्गेनिल की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्किन। विच बॉडी कंटेन नो न्यूक्लियस, विच बॉडी सेल
कंटेन नो न्यूक्लियस। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स, WBC, RBC, मोनोसाइट्स। अब इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक लाइन याद रखना है कि ऑल बॉडी सेल हैज न्यूक्लियस, ऑल बॉडी सेल हैज न्यूक्लियस एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी, प्लस प्लेटलेट्स। इन दोनों के पास किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आरबीसी के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। द सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज नोन एज, सेल कंटेंट एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज नोन एज साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन्स। यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्लियर। इसको क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियस बोल दिया गया। ये क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गया। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है और उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं? साइटोसोल। ये वाटरी फ्लूइड होता है, इसको क्या बोलते हैं? साइटोसोल बोलते हैं। इस साइटोसोल में कुछ ऑर्गेनिल्स सस्पेंड होते हैं। ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये वेसिकल्स हो गया, ये यहाँ पर आपके फिलामेंट्स हो गए, इसके अलावा ये क्रोमेटिन हो गया, और भी बहुत सारे, गोल्जी अपार्टस हो गया, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये ऑर्गेनिल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लस फ्लूइड, न्यूक्लियस को छोड़ के सारे ऑर्गेनल्स और फ्लूइड यहाँ तक, चाहे वो फ्लूइड हो चाहे ऑर्गेनल्स हो, इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और जो अकेला फ्लूइड है जिसमें पार्टिकल सस्पेंड रहते हैं उसको क्या बोल दिया गया? साइटोसोल। तो यहाँ पर एक्सक्लूडिंग द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। द वाटरी फ्लूइड ऑफ ए सेल विच मैनी ऑर्गेनल्स आर फाउंड इंक्लूडिंग द न्यूक्लियस इज नोन एज, वही सेम डायग्राम, ये न्यूक्लियस, अब बाकी सारे ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हैं, रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो ये न्यूक्लियस, ये सेल मेम्ब्रेन, इसको मिला के पूरा का पूरा जो कंटेंट है उसको तो बोला गया है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसमें क्या आ गया? ऑर्गेनल्स प्लस फ्लूइड दोनों आ गए। अगर अकेले फ्लूइड की बात करते हैं, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, इस फ्लूइड की बात करते हैं, तो ये वाटरी फ्लूइड है, इसको क्या बोला गया? साइटोसोल। तो ये क्या हो गया? साइटोसोल। तो वाटरी फ्लूइड की बात करते हैं तो क्या रहेगा? साइटोसोल। और सारे की बात करते हैं एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। द सेल ऑर्गन विच सिंथेसाइज प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जगह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है अगर ऑप्शन में आता है। एक तो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा क्या है? राइबोसोम। वैसे प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा है? रफ। कौन सा रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम। और वो किसका सिंथेसिस करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पर डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस कर ही रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आंसर ये रहेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट क्या है? राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अगर ऑप्शन में आता है राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वो भी इसका आंसर रहेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ये आपने बहुत बार पढ़ाई है। लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गेनिल वेयर द बॉडी प्रोटीन्स आर पैकेज्ड, ये मैं आपको बताना चाहूँगा शॉर्ट में थोड़ा सा। ये न्यूक्लियस है, इसके पास में प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? प्रोटीन का। इस यहाँ से प्रोटीन जो वेसिकल्स के द्वारा किसके पास जाते हैं? यहाँ से जाते हैं गोल्जी बॉडी के पास या गोल्जी अपार्टस के पास। ये क्या करता है? इनको रिसीव करता है। रिसीव करके क्या काम करता है? पैक करने का काम करता है, और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करता है। फिर यहाँ से क्या करता है? प्रोटीन को ट्रांसफ़र करता है। तो मेन काम क्या है गोल्जी बॉडी का? इनको पैक करता है। तो पैकेजिंग का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का है। और प्रोडक्शन का काम किसका है? राइबोसोम का। तो ये तो करता है प्रोड्यूस, ये करता है फैगोसाइटोसिस, और ये करता है पैकेज। गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैक करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को बोला ही गया पावर हाउस ऑफ द सेल। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पहला मेरा प्रयास था, आपको पसंद आया होगा। इस अपने 10-15 मिनट में 25 क्वेश्चन तैयार किए। मैं दूसरी क्लास भी इसके साथ में लेऊँगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता तो बाकी लोगों को भी शेयर करें। मैं बाकी बेसिक मेरे जो टॉपिक्स हैं वो चल ही रहे हैं। थोड़ा एग्जाम था इसलिए मैंने सोचा 10-15 क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स को करवाया जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको
पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।